अब यूएस में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक और बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा सामने आ गया है जो वीजा इंटरव्यू से जुड़ा हुआ है, और वो है I-20 का फंडिंग सेक्शन। जब कोई स्टूडेंट यूएस के लिए F1 वीजा इंटरव्यू देने जाता है तो वीजा ऑफिसर सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट को देखता है वह होता है आपका I-20, और उस I-20 में सबसे ज्यादा ध्यान जिस जगह पर जाता है वो है उसका बीच का हिस्सा, जिसे फंडिंग सेक्शन कहा जाता है। ये सेक्शन वीजा ऑफिसर के लिए आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को एसेस करने का पहला और सबसे सीधा माध्यम होता है। इसमें यूनिवर्सिटी ने ये क्लियरली मेंशन किया होता है कि आपकी फर्स्ट ईयर की टोटल कॉस्ट कितनी है, जिसमें ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मिसलेनियस चार्जेस शामिल होते हैं। इसके साथ ही यह भी लिखा होता है कि उस खर्च को आप किस सोर्स से मैनेज कर रहे हैं। क्या आपके पास खुद की सेविंग्स है, क्या किसी स्पॉन्सर ने एफिडेविट दिया है, या क्या स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप मिली हुई है। इस सेक्शन में जो भी अमाउंट लिखा होता है वो सिर्फ नंबर नहीं होता, बल्कि वीजा ऑफिसर के लिए एक फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी इंडिकेटर होता है। वो ये देखता है कि जो फंडिंग आपने दिखाई है क्या वो रियलिस्टिक और वेरीफाइबल है। अगर आपने दिखाया है कि आपके पास $45,000 की रिक्वायरमेंट है और आपने सेम अमाउंट को क्लियरली प्रूफ किया है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, एफडी, एजुकेशन लोन या स्पॉन्सर एफिडेविट, तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। लेकिन अगर I-20 पर जो अमाउंट लिखा है और जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं उनमें मिसमैच है या अनक्लियर सोर्स ऑफ फंड्स है, तो वहीं से डाउट शुरू हो जाता है और यह आपकी वीजा रिफ्यूजल का पहला कारण बन सकता है। इसलिए आपको इंटरव्यू में अपने I-20 के फंडिंग सेक्शन को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर ऑफिसर पूछे कि हाउ आर यू गोइंग टू फंड योर एजुकेशन, तो आपको उसी I-20 की लैंग्वेज को यूज करके जवाब देना चाहिए। जैसे as mentioned on my I-20, the total estimated cost is $44,000, which will be funded by a combination of my father's savings and an education loan from XYZ bank, and I have all supporting documents. here आपका टोन, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि ऑफिसर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आपकी समझ और प्लानिंग भी जज करता है। इसलिए I-20 का फंडिंग सेक्शन कोई जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं है, यह आपके वीजा अप्रूवल की फाउंडेशन बन सकता है अगर आप इसे सही तरीके से इंटरप्रेट करें और उसके हिसाब से अपनी फाइल और आंसर्स तैयार रखें। इसलिए ये जरूरी है कि हर F1 वीजा एप्लीकेंट अपने I-20 के फंडिंग सेक्शन को डिटेल में समझे, उसके पीछे के लॉजिक को जाने और वीजा इंटरव्यू में उसका स्मार्ट और कॉन्फिडेंट तरीके से यूज करना सीखे। यही अप्रोच आपके वीजा के चांसेस को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है। I-20 एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है आपके वीजा इंटरव्यू के लिए। जैसे ही आपको आपकी यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल जाता है और आपने SEVIS फी पे कर दी होती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको I-20 इशू करती है। यही डॉक्यूमेंट आपके पूरे F1 वीजा प्रोसेस का बेस होता है और इसी से आपके यूएस स्टडी जर्नी की शुरुआत होती है। I-20 के बीच में जो फाइनेंशियल सेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है। इस सेक्शन में दो इम्पोर्टेंट कॉलम्स होते हैं, पहला होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस और दूसरा होता है फंडिंग का ब्रेकअप। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस यानी आपके फर्स्ट एकेडमिक ईयर में लगने वाला टोटल खर्चा। इसमें ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, बुक्स एंड सप्लाईज, हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी मिसलेनियस खर्च शामिल होते हैं। यूनिवर्सिटी यह अमाउंट अपने अनुसार कैलकुलेट करती है ताकि एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन एप्लीकेंट के सामने रखी जा सके। दूसरा कॉलम होता है फंडिंग का ब्रेकअप, यानी ये दिखाया जाता है कि आप ये टोटल खर्च किस तरह से फंड करने वाले हैं। इसमें पर्सनल फंड्स, फैमिली और स्पॉन्सर फंड्स, स्कॉलरशिप्स, असिस्टेंटशिप या एजुकेशन लोन जैसी चीजें मेंशन होती हैं। वीजा ऑफिसर इन दोनों कॉलम्स को बहुत ध्यान से पढ़ता है। वह यह एसेस करता है कि जो कॉस्ट यूनिवर्सिटी ने एस्टिमेट की है क्या एप्लीकेंट के पास उतनी फंडिंग अवेलेबल है या नहीं, और यह फंडिंग कितनी क्रेडिबल और वेरीफाइबल है। अगर डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच होता है या सोर्स ऑफ फंड्स अनक्लियर होता है तो यही I-20 आपके वीजा रिफ्यूजल का पहला कारण बन सकता है। इसलिए एप्लीकेंट्स को अपने I-20 के इन दोनों कॉलम्स को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और वीजा इंटरव्यू में क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यही फाइनेंशियल सेक्शन आपके केस को स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है और वीक भी। सब डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन पर। कॉस्ट वाले कॉलम में ये बताया जाता है कि आपकी एक साल की पढ़ाई के दौरान टोटल एस्टिमेटेड खर्चा कितना होगा। इस एस्टिमेटेड कॉस्ट में कई कंपोनेंट्स शामिल होते हैं,
जैसे ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस जैसे रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, बुक्स एंड सप्लाईज, हेल्थ इंश्योरेंस, मिसलेनियस खर्चे, और अगर आपने डिपेंडेंट मेंशन किया है तो उसका भी एक्सपेंस इसमें जोड़ा जाता है। ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि यह कोई एक्चुअल इनवॉइस या फाइनल बिल नहीं होता, बल्कि यह एक अनुमान होता है जिसे यूनिवर्सिटी प्रिपेयर करती है ताकि वीजा ऑफिसर को एक रफ बट रियलिस्टिक आइडिया मिल सके कि इस कोर्स की पूरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। यही फिगर वीजा इंटरव्यू के दौरान आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को एसेस करने का बेस बनता है। कई बार यूनिवर्सिटी सिस्टम जनरेटेड I-20 बनाते समय गलती से डिपेंडेंट का खर्चा भी जोड़ देती है, भले ही स्टूडेंट ने अपने साथ किसी डिपेंडेंट को नहीं लाना हो। इस वजह से I-20 पर टोटल कॉस्ट जरूरत से ज्यादा दिख सकती है, इसलिए आपको अपनी I-20 इशू होने के बाद इस कॉस्ट सेक्शन को ध्यान से वेरीफाई करना चाहिए। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी दिखे, जैसे डिपेंडेंट एक्सपेंस जो एक्चुअल में नहीं है, तो तुरंत यूनिवर्सिटी से करेक्शन की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। इसके अलावा आपको I-20 पर दिए गए हर नंबर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वीजा ऑफिसर अगर पूछे कि आपकी टोटल कॉस्ट क्या है और आपने डॉक्यूमेंट में लिखे फिगर को कॉन्फिडेंटली और करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया, तो यह आपकी प्रिपरेशन पर डाउट खड़ा कर सकता है। इसलिए I-20 का कॉस्ट सेक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको न सिर्फ उसमें दिए गए नंबर्स को समझना चाहिए बल्कि उन्हें जस्टिफाई करने के लिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंट एक्सप्लेनेशन भी रेडी रखना चाहिए। यही छोटी छोटी प्रिपरेशंस आपके वीजा इंटरव्यू को सक्सेसफुल बना सकती हैं। अब बात करते हैं I-20 के सबसे क्रूशियल हिस्से, फंडिंग के कॉलम की। यह सेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यही वीजा ऑफिसर को ये समझने में मदद करता है कि आप अपनी पढ़ाई और रहने का खर्चा कैसे मैनेज करने वाले हैं। इस फंडिंग सेक्शन में आमतौर पर 3 से 4 सोर्सेज मेंशन किए जाते हैं: पर्सनल फंड्स, फैमिली फंड्स, एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप या फी वेवर। अलग अलग यूनिवर्सिटीज इस जानकारी को अलग अलग फॉर्मेट में लिखती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली लिखती हैं फादर्स फंड्स या मदर्स फंड्स, जबकि कुछ इसे जेनेरिक तौर पर फैमिली फंड्स या स्पॉन्सर फंड्स कहकर मेंशन करती हैं। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो उसे भी इस सेक्शन में क्लियरली दिखाया जाना चाहिए, प्रेफरेबली बाय राइटिंग द नेम ऑफ द बैंक या लोन प्रोवाइडर। इससे ये साबित होता है कि आपकी फंडिंग रिलायबल और वेरीफाइड सोर्स से आ रही है। अब एक बहुत कॉमन इशू जो कई स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि उन्हें स्कॉलरशिप या ट्यूशन वेवर मिला होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी उसे I-20 में प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करती। ऐसा होने पर आपको पैसिवली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि यूनिवर्सिटी के DSO यानी डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल से कांटेक्ट करके I-20 में उस स्कॉलरशिप या वेवर का मेंशन करवाना चाहिए, क्योंकि वीजा ऑफिसर को आपका फंडिंग स्टेटस सिर्फ और सिर्फ I-20 से ही पहली नज़र में समझ आता है। अगर स्कॉलरशिप का कोई प्रूफ I-20 पर नहीं है तो इंटरव्यू में सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट पर विजिबल डिटेल्स ही आपके केस को सपोर्ट करेगी, इसलिए फंडिंग सेक्शन को लाइटली ना लें। इसमें लिखे गए हर सोर्स के लिए आपके पास रेलेवेंट प्रूफ होना चाहिए, जैसे बैंक स्टेटमेंट, लोन सैंक्शन लेटर, स्पॉन्सर एफिडेविट या स्कॉलरशिप लेटर। और आपको ये भी कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि आपके पास पूरे 1 ईयर की एस्टिमेटेड कॉस्ट को मैनेज करने के लिए सॉलिड प्लान है। वीजा ऑफिसर का फर्स्ट इम्प्रेशन इसी सेक्शन से बनता है, और अगर यह सेक्शन वेल स्ट्रक्चर्ड, क्लीन और जस्टिफाइड है तो आपका आधा काम वहीं हो जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हर स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि कई यूनिवर्सिटीज अपनी I-20 में सिर्फ फर्स्ट ईयर की फंडिंग दिखाती हैं। हालांकि यह स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सेकंड या थर्ड ईयर की फंडिंग को I-20 में शामिल नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास पूरे कोर्स ड्यूरेशन के लिए फंड्स अवेलेबल है, जैसे कि 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम या 4 साल के बैचलर्स प्रोग्राम के लिए फाइनेंशियल बैकअप पूरी तरह से रेडी है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से फॉर्मली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी I-20 में फुल ड्यूरेशन की फंडिंग को रिफ्लेक्ट किया जाए। कई यूनिवर्सिटीज इस तरह की रिक्वेस्ट को तब एक्सेप्ट करती हैं जब आप अपफ्रंट में एडिक्वेट प्रूफ ऑफ फंड्स प्रोवाइड करते हैं। यह एडजस्टमेंट भले ही छोटी लगे, लेकिन वीजा इंटरव्यू के आउटकम में इसका बड़ा असर हो सकता है। जब वीजा ऑफिसर देखता है कि एप्लीकेंट केवल एक एकेडमिक ईयर के लिए नहीं बल्कि पूरे कोर्स के लिए फाइनेंशियली सिक्योर है, तो ये बात आपके कमिटमेंट और प्लानिंग को दिखाती है। इससे यह इम्प्रेशन पड़ता है कि आप मिडवे में फाइनेंशियल इश्यूज का सामना नहीं करेंगे और न ही आप रूल वायलेशन की तरफ जाएंगे। इससे ऑफिसर को यह विश्वास होता है कि आप सिर्फ एंट्री के लिए वीजा नहीं ले रहे बल्कि जेन्युइनली पूरे एकेडमिक प्रोग्राम को कंप्लीट करने का प्लान रखते हैं।
ये प्रोएक्टिव अप्रोच आपके क्रेडिबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है और वीज़ा अप्रूवल के चांसेस को काफ़ी बेहतर बना सकता है। अगर आपके पास मल्टी ईयर एजुकेशन लोन है, सफिशिएंट फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं या आपके स्पॉन्सर ने एफिडेविट में मल्टीपल ईयर्स के सपोर्ट की डिक्लेरेशन दी है, तो इन्हें अर्ली स्टेज पर यूनिवर्सिटी को शेयर करके आप एक मजबूत और कंप्लीट I-20 बनवा सकते हैं। ये स्टेप आपके वीज़ा प्रोसेस को एक कॉन्फिडेंट शुरुआत दे सकता है और इंटरव्यू में एक क्लियर एडवांटेज बन सकता है। अगर आपका स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स नहीं है, जैसे कि अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स या कोई फैमिली फ्रेंड है, तो आपको एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बनवाना जरूरी होगा। यह एक ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्पॉन्सर ये डिक्लेयर करता है कि वह आपकी पढ़ाई और रहने का पूरा खर्चा उठाने के लिए कमिटेड है। यह एफिडेविट आपके वीज़ा फाइल का बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा होता है, क्योंकि इससे वीज़ा ऑफिसर को ये ट्रस्ट दिलाया जाता है कि आपकी फाइनेंशियल बैकिंग रियल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल है। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट में स्पॉन्सर का पूरा नाम, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, उनकी इनकम डिटेल्स, ऑक्यूपेशन और स्पॉन्सरशिप का ड्यूरेशन क्लियरली लिखा होना चाहिए। इसके साथ स्पॉन्सर के बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ और ID प्रूफ अटैच करना भी जरूरी है, ताकि डॉक्यूमेंट लीगली और प्रैक्टिकली वैलिड माना जाए। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसका लोन सैंक्शन लेटर जरूर अपने साथ लेकर जाएं। इस लेटर में लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर और रीपेमेंट शेड्यूल क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट वीज़ा ऑफिसर को ये दिखाने में मदद करता है कि आपके पास इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सपोर्ट है और आपकी स्टडी कंटिन्यूटी को लेकर कोई रिस्क नहीं है। अगर लोन अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है तो कम से कम एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर या लोन अंडर प्रोसेस का ईमेल कंफर्मेशन भी हेल्पफुल हो सकता है। इससे यह इम्प्रेशन जाता है कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है और आपके पास रिसोर्सेज आने वाले समय में कंफर्म हो जाएंगे। इन सभी डॉक्यूमेंटेशन स्टेप्स का पर्पस एक ही है, वीज़ा इंटरव्यू के दौरान जो भी फाइनेंशियल क्वेश्चंस पूछे जाएं, उनके जवाब पूरी तरह से आपके I-20 और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स से मैच करने चाहिए। कोई भी इनकंसिस्टेंसी, जैसे कि I-20 में मदर का नाम स्पॉन्सर के तौर पर होना लेकिन इंटरव्यू में मदर के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना होना, आपकी क्रेडिबिलिटी को हार्म कर सकता है और वीज़ा रिफ्यूजल की वजह बन सकता है। इसलिए सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लॉजिकली अलाइंड होने चाहिए और आपकी एक्सप्लेनेशन वीज़ा ऑफिसर को कॉन्फिडेंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से समझ आनी चाहिए। यही अप्रोच आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग और फुल प्रूफ बनाता है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फंड्स आपने I-20 बनवाते समय दिखाए हैं, वो वीज़ा इंटरव्यू तक आपके अकाउंट में बने रहने चाहिए। यह एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिसे कई स्टूडेंट्स ओवरलुक कर देते हैं और बाद में सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स सिर्फ I-20 इशू करवाने के लिए टेम्पररी फंड्स अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं और जैसे ही I-20 मिल जाता है वे उन फंड्स को वापस विदड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन जब वीज़ा इंटरव्यू आता है तो वही वीज़ा ऑफिसर आपके I-20 में लिखे गए फंडिंग अमाउंट और आपके साथ लाए गए एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट्स को कंपेयर करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच दिखता है, यानी आपने I-20 बनवाने के समय $40,000 दिखाए थे और इंटरव्यू में आपके अकाउंट में सिर्फ $10,000 बचे हैं, तो वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि आपने सिर्फ पेपरवर्क के लिए टेम्पररी अरेंजमेंट किया था और आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल बैकिंग वीक है। इससे आपका क्रेडिबिलिटी फैक्टर गिरता है और रिजेक्शन का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसलिए एक गोल्डन रूल है, शो व्हाट यू कैन सस्टेन। जो भी अमाउंट आप दिखा रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए और वो पूरे वीज़ा प्रोसेस के दौरान अकाउंट में बना रहना चाहिए, खासकर इंटरव्यू तक। इससे वीज़ा ऑफिसर को ये सिग्नल मिलता है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रियल है, लॉन्ग टर्म है और आप पूरी तैयारी के साथ US में एजुकेशन परस्यू करने जा रहे हैं। इसलिए फंड्स को सिर्फ I-20 तक सीमित न रखें, उन्हें स्टेबलाइज करें, मेंटेन करें और सही प्रूफ के साथ इंटरव्यू में प्रेजेंट करें। यही कंसिस्टेंट अप्रोच आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस को मजबूत करता है और अननेसेसरी रिस्क को खत्म करता है। वीज़ा ऑफिसर का फोकस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह यह एसेस करता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं या नहीं और आप अपनी पढ़ाई पूरी करने में जेन्युइनली सक्षम हैं या नहीं। यही कारण है कि आपका हर जवाब प्रिसाइज, रेलेवेंट और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इंटरव्यू से पहले आपको अपने I-20 को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसमें जो भी फिगर्स मेंशन्ड हैं, ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट और फंडिंग सोर्सेज,
उन सभी को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अमाउंट किस कैटेगरी में है, कौन स्पॉन्सर है और आपने किन डॉक्यूमेंट्स के जरिए इन अमाउंट्स को जस्टिफाई किया है। जब वीजा ऑफिसर आपसे फाइनेंशियल क्वेश्चंस पूछता है जैसे हु इज फंडिंग योर एजुकेशन या हाउ विल यू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंसेस इन द यूएस, तो आपको उसी डेटा के अकॉर्डिंग जवाब देना है जो आपके I-20 में लिखा है। कोई भी कंफ्यूजन या कॉन्ट्रडिक्शन आपकी प्रिपरेशन पर सवाल खड़ा कर सकता है और वीजा ऑफिसर को यह इम्प्रेशन दे सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स बिना समझे तैयार किए हैं। याद रखिए, I-20 सिर्फ एक एडमिशन कंफर्मेशन फॉर्म नहीं है बल्कि आपके पूरे वीजा इंटरव्यू का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। यही पहला डॉक्यूमेंट होता है जिससे वीजा ऑफिसर आपकी इंटेंट, प्लानिंग और कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाता है, इसलिए इसे लाइटली लेना या बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यू में जाना एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप I-20 को डिटेल में समझकर उसी के अनुसार कॉन्फिडेंट और क्लियर जवाब देते हैं तो यह आपके ओवरऑल इम्प्रेशन को काफी मजबूत करता है और वीजा अप्रूवल के चांसेस को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। अगर यह जानकारी आपको हेल्पफुल लगी तो इसे जरूर उन दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें जो फॉल 2025 इंटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये छोटी छोटी जानकारी वीजा इंटरव्यू के दौरान बड़ा फर्क ला सकती है। अगर आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट या CA सर्टिफिकेट का सैंपल चाहिए तो नीचे कमेंट करें। हम इन टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए अगले वीडियो में जरूर कवर करेंगे ताकि आपको सही फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिकल गाइडेंस मिल सके। इसके साथ ही हम आपको फॉल 2025 के लिए तैयार की गई वीजा प्रिपरेशन वर्कबुक भी रेकमेंड करते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्कबुक में आपको वीजा प्रोसेस के हर स्टेप की चेकलिस्ट, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग के टिप्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन रिसोर्सेज सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। अपडेटेड और ऑर्गेनाइज्ड रहना आज के वीजा सिस्टम में सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसलिए रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें, टाइम से प्लानिंग शुरू करें और खुद को कॉन्फिडेंट तरीके से प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट।